Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about Newton's second law of motion. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISC and different state boards. The topic covered here will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Newton's second law of motion. It states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force and takes place in the direction in which the force acts. ओके फोर्स का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से है। हम पहले देख चुके हैं कि वस्तु में इंटरनल फोर्स के कारण उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी वस्तु के स्टेट में चेंज करना है तो फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं। ओके, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और यह उसी दिशा में लगता है, काम करता है जिस दिशा में फोर्स लग रहा है। जिस प्रकार फर्स्ट लॉ के दो पार्ट थे उसी तरह से सेकंड लॉ के भी दो पार्ट हैं, जो दो पार्ट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट provides a method of measuring the force. सेकंड लॉ का पहला पार्ट फोर्स को मेजर करने का तरीका देता है एंड सेकंड पार्ट गिव्स द आइडिया ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। दूसरा पार्ट जो है ये बताता है कि कैसे एक फोर्स दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। कंसिडर कीजिए कि हमारे पास दो बॉल हैं ए और बी ऑफ द सेम मास स्मॉल एन। ए बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं स्मॉल हाइट एच से और बी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं कैपिटल हाइट एच से, सो दैट दे आर फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बॉल ए की वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है दैट इज स्मॉल वी एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 2g स्मॉल एच। बी बॉल की वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड capital V equal to root over 2g into capital H. Now, capital V is greater than small v because capital H is much greater than small h. That means B बॉल की वेलोसिटी A बॉल की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी जब दोनों ग्राउंड पर पहुंचते हैं। यदि हम दोनों बॉल A और B को हाथ से रोकना चाहें जमीन पर पहुंचने पर तो हम देखेंगे कि बी बॉल को रोकने के लिए हाथ को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और ए बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि बी की वेलोसिटी ज़्यादा है और ए की वेलोसिटी कम है, इवन दो दे हैव द सेम मास। ओके, अब एज्यूम कीजिए कि दो बॉल ए और बी हैं और ए का मास है स्मॉल एम और बी का मास है कैपिटल एम एंड कैपिटल एम इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एम और दोनों को हम एक ही हाइट से गिरा रहे हैं सो दैट दे फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। दोनों बॉल जब पहुंचेंगे जमीन पर ग्राउंड पर तो उनकी वेलोसिटी होगी इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ओके, इस केस में यदि हम दोनों बॉल को रोकना चाहें तो हम देखेंगे कि बी बॉल को रोकने के लिए हाथ को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और ए को रोकने के लिए हाथ को कम फोर्स लगाना पड़ता है। even though their velocities are same because their masses are different। बी का मास ए के मास से ज़्यादा है इसलिए बी को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है हाथ को और ए को रोकने के लिए हाथ को कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, हम ये जानते हैं यदि एक पत्थर को फेंक के मारा जाए ग्लास विंडो पर तो वो टूट जाएगा। यदि वो फ्लाइंग स्टोन किसी व्यक्ति को लग जाए तो वो इंजर हो सकता है। यदि इस पत्थर को सिंपली किसी ग्लास विंडो के संपर्क में लाएं या किसी आदमी के कांटेक्ट में लाएं तो नाइदर द विंडो विल बी डैमेज नॉट द पर्सन विल बी इंजर्ड। इसमें कोई डैमेजिंग इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। हम देखते हैं कि स्टोन हैज एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी और डूइंग सम वर्क
only because it possesses both mass and velocity. इसी मास और वेलोसिटी कंबाइंड इफेक्ट के कारण ये कांच के ग्लास को तोड़ सकता है या किसी पर्सन को इंजर कर सकता है. This property of a body due to the combined effect of its mass and velocity is called its momentum, and it is defined as the product of its mass and velocity. वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम इज mLt to the power minus 1 and its SI unit is kilogram meter per second. Clear? If v be the velocity of a body of mass m, then its momentum is given by p equal to mv. Both p and v are vectors, so we have put here vector sign. In this equation 1, we have dropped the vector sign because both the velocity and vector are in the same direction. Clear? Now let us see how we measure the force. Let a body of mass m has its instantaneous velocity v at any time t. Then its momentum is given by p equal to mv. The rate of change of momentum of a body is then given by dp upon dt. For p, we have written here mv, so this is ddt of mv. This is product of two quantities, mass and velocity. So this is m dv upon dt plus v times dm upon dt. If the mass remains constant, assuming that the mass of the body is constant, therefore rate of change of mass is 0. So dm upon dt will be 0. And equation 2 takes the form dp upon dt is m dv upon dt, and this is dv upon dt nothing but the acceleration. The rate of change of velocity is acceleration, and therefore this is m times a. According to Newton's second law, if A be the constant external force acting on the body, then F is proportional to m into A, or F equal to K times ma, where K is the constant of proportionality. Okay. If we choose our unit of force in such a way that a unit force acting on a body of unit mass produces unit acceleration in it, then equation 4 gives. What it gives? So this is equation 4. So force is unity, mass is unit, acceleration is unit. So from equation 4, we get k equal to 1. And equation 4 then takes the form F equal to ma. This is our equation 5. Clear? This is the mathematical formulation of Newton's second law. This shows that the force acting on a body is equal to the product of its mass and the acceleration produced by the force in it in its own direction. Newton's laws, since they distinguish between uniform and accelerated motions, cannot be applied to any type of reference frame, but are applicable only in certain frames called inertial frames. What are inertial frames? We have seen it earlier also. Given the concept of inertial frames, Newton's second law states that as observed from an inertial frame, the acceleration of a body is proportional to the net force impressed on it. Now, since acceleration is a vector quantity, the force is also a vector quantity because force is mass into acceleration, having both magnitude and direction. The dimensional formula for force is mL t to the power minus 2. The CGS and SI units of force are respectively gram centimeter per second square, which we call dyne, and kilogram meter per second square called Newton. So we have force equal to mass into acceleration. In CGS, unit of force is dyne. So this is, if I apply a force of 1 dyne in a mass of 1 gram, then it gives it an acceleration of 1 centimeter per second square in its own direction. Similarly, the force of 1 Newton is the force. If the force is 1 Newton, this is the force.
acting on a body of mass 1 kilogram gives you an acceleration of 1 meter per second square. These are known as absolute units of force because their value remains same throughout the universe. Now, let us see what is the relationship between Newton and dyne. We have 1 Newton equal to 1 kilogram into 1 meter per second square. Now 1 kilogram is equal to 1000 gram and 1 meter is 100 centimeter. And therefore, 1 kilogram is equal to 1000 gram into 100 centimeter per second square, or 1 Newton is 10 to the power 5 gram centimeter per second square, and this is known as dyne. So this is equal to 10 to the power 5 dyne. Therefore, we have 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. In addition, we have gravitational unit of force. It is the force by which the Earth attracts an object of unit mass towards its center. In serious system, the gravitational unit of force is called gram weight, and in SI it is called kilogram weight. As the acceleration due to gravity varies from place to place, the gravitational unit of force is not a constant but varies from place to place. Okay, so we have 1 gram weight, that is the force with which the Earth pulls a body of mass 1 gram. This is 1 gram here, so this is 1 gram, and the Earth pulls it with an acceleration of 980 centimeter per second square. So this is 980 gram centimeter per second square. This is nothing but dyne, and this is nothing but value of G in CGS. So this is G dyne. Okay. Similarly, 1 kilogram weight is 1 kilogram into the acceleration with which the Earth attracts it towards its center. So the value in SI is 9.8 meter per second square. So this is 9.8 kilogram meter per second square. Now, kilogram meter per second square is nothing but Newton. The value of G in SI is 9.8. So we can write this result as G Newton. Okay. Now let us see an example. A rocket with a lift of mass 3.5 into 10 to the power 4 kilogram is fired upwards with an acceleration of 10 meter per second square. Find the initial thrust of the blast. Lift of mass means the total mass that has to be lifted by the rocket. This is given to be 3.5 into 10 to the power 4 kilogram. So thrust is the force. Okay. So the initial thrust of the blast is F equal to ma, mass to acceleration. Mass is given to be 3.5 into 10 to the power 4 kilogram, and the initial acceleration is 10 meter per second square. So this is 3.5 into 10 to the power 5 Newton. Clear? We now come to the second part of Newton's second law, which is the physical independence of forces. Second part कहता है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. मोमेंटम में परिवर्तन फोर्स लगने की दिशा में होता है. ये यह नहीं बताता है कि बॉडी किस अवस्था में है, वो स्थिर है या चल रही है, या बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स है या एक से अधिक फोर्स है. वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड नॉट ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी. इसलिए हमें निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तु के मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, वस्तु के स्थिति पर नहीं. वस्तु स्थिर है या चल रही है इस पर वो निर्भर नहीं करता है. ओके. मोरओवर, if a number of forces acts simultaneously on a body, then the change in momentum produced in the body by each force is independent of the presence or absence of other forces. कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई फोर्स लग रहे हों तो प्रत्येक फोर्स के द्वारा मोमेंटम में किया गया परिवर्तन दूसरे फोर्स के रहने या न रहने से इंडिपेंडेंट है. दिस इज नोन एज
द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। इसको हम दिए गए उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रेन रेस्ट में है। कोई पैसेंजर जो कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है एक कॉइन वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकता है। कॉइन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वह यूपर से फिर नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा और फाइनली फेंकने वाले के हाथ में गिरता है कॉइन। ठीक है, अब ट्रेन चलना शुरू कर दी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। जब ट्रेन चलना शुरू करती है, पैसेंजर के हाथ में कॉइन है तो कॉइन की वेलोसिटी वही है जो ट्रेन की है। ठीक है, क्योंकि कॉइन तो पैसेंजर के हाथ में है। ट्रेन चल रही है, पैसेंजर भी ट्रेन में चल रहा है और कॉइन पैसेंजर के हाथ में है, तो कॉइन का वेग वही होगा जो ट्रेन का वेग है। मान लीजिए कॉइन को पैसेंजर ने ऊपर की ओर फेंक दिया है किसी दिए हुए वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब कॉइन की दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी है जो ट्रेन का है, ठीक है, एक वेलोसिटी है जिससे ट्रेन चल रही है, और ये यू वेलोसिटी से मान लो ऊपर फेंका गया है और ट्रेन चल रही है वी वेलोसिटी से इस तरफ। ठीक है, जब कॉइन को ऊपर फेंका गया है, इसके एक साथ दो वेलोसिटीज होंगे। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ट्रेन के मोशन के कारण, और दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी है जो पैसेंजर ने उसको दिया है ऊपर फेंकने के लिए। हम देखते हैं कि कॉइन फिर दोबारा भी जब गिरता है तो पैसेंजर के हाथ में ही गिरता है। ये तब पॉसिबल है जब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन एंड द कॉइन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर द सेम। ये तभी संभव है कि कॉइन पैसेंजर के हाथ में गिरे। ये तब संभव है जब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और कॉइन के द्वारा तय की गई दूरी किसी भी दिए हुए समय में हॉरिजॉन्टल दिशा में बराबर हो। दिस शोज दैट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो कॉइन जब भी गिरेगा तो पैसेंजर के हाथ में ही गिरेगा, प्रोवाइडेड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज यूनिफॉर्म। Note that the coin falls in the hand of the observer only if the velocity of the train remains unchanged during the time when the coin is in the air. जब आदमी ने कॉइन को ऊपर को फेंक दिया और इस बीच में यदि ट्रेन की गति बदल गई तो कॉइन पैसेंजर के हाथ में नहीं गिरेगा। ठीक है, if the velocity of the train changes during this period, it accelerates, decelerates or stops, the coin will not fall back in the hand of the thrower. This can be understood as follows. इसको ऐसे समझ सकते हैं, when the coin leaves the hand of the passenger, its horizontal velocity is equal to that of the train, say u. मान लिया जब पैसेंजर कॉइन को ऊपर को फेंकता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर है, उसे हम मान लें u है। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट, और जब तक ये हवा में है तब इसका हॉरिजॉन्टल वेग u ही है। If the velocity of the train changes to v during the period when the coin is in the air, then the distance traveled by the train and the coin in the horizontal direction are different, and hence the coin does not fall back in the hand of the passenger. अगर गति बदल जाए ट्रेन की गति जो है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी गति u थी, कॉइन की गति भी u थी हॉरिजॉन्टल दिशा में, ये बदल के हो गया u डैश। u डैश में भी ग्रेटर देन और लेस देन u। तब ट्रेन के द्वारा और कॉइन के द्वारा जो दूरी तय की गई है हॉरिजॉन्टल दिशा में वो बराबर नहीं होगा, और इसीलिए कॉइन पैसेंजर के हाथ में दोबारा नहीं गिरेगा। ठीक है, हाथ में कॉइन तभी गिरता है जब ट्रेन की गति इस दौरान जब कॉइन हवा में है नहीं बदलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने सर्कस जरूर देखा होगा। सर्कस में एक देखा होगा कि एक घोड़ा है, घोड़े की पीठ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, घोड़ा समरूपति से दौड़ रहा है। जो व्यक्ति बैठा है घोड़े की पीठ पर, ये ऊपर की ओर उछलता है और फिर घोड़े की पीठ पर ही आकर गिरता है। ठीक है,
वो हमेशा घोड़े की पीठ पर ही आकर क्यों गिरता है? ऐसा इसलिए कि जब तक वो व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है, उसका वेग वही है जो घोड़े का है। यदि घोड़ा u वेग से जा रहा है सरल रेखा में, तो व्यक्ति का वेग भी u है, उसी दिशा में सरल रेखा में है। ठीक है? मान लीजिए आदमी v वेग से ऊपर की ओर उछलता है, तो ये जो v वेलोसिटी है, इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है नीचे की ओर। ठीक है? तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और फाइनली जब आदमी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद ये आदमी नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा। ठीक है? उतनी देर में मान लीजिए जिस समय व्यक्ति उछला ऊपर की ओर और फिर घोड़े की पीठ पर गिरा, उसमें उसको t समय लगा। तो t समय में घोड़े के द्वारा सरल रेखा में तय की गई दूरी कितनी है? u इंटू टी। ये हुआ आपका डिस्टेंस कवर्ड बाई हॉर्स इन टाइम t। ठीक है? दिस इज u इंटू टी एंड दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई द मैन in the same direction. This is also the distance covered by the man in the same direction. By the horse rider in the same direction. ठीक है? इसलिए चूंकि घोड़ा और व्यक्ति दोनों की गति समान है, दोनों सरल रेखा में चल रहे हैं, जितनी देर में आदमी ऊपर से वापस नीचे की ओर आता है, यदि वो समय t है, तो उतने समय में घोड़ा u इंटू डी डिस्टेंस आगे बढ़ता है और उसी समय में आदमी भी हॉरिजॉन्टल दिशा में कितना आगे बढ़ता है? u इंटू टी, बिकॉज दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। इवन दो द मैन इज इन द एयर, हिज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए घोड़े के द्वारा और आदमी के द्वारा हॉरिजॉन्टल दिशा में तय की गई दूरी इक्वल है, इसलिए व्यक्ति जब भी गिरेगा तो घोड़े की पीठ पर ही गिरेगा। ठीक है? यदि यहाँ ये अजम्पशन माना गया है कि घोड़े का वेग जो है सो कांस्टेंट है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यदि घोड़ा जब आदमी ऊपर उछलता है, उस दौरान यदि घोड़ा अपनी स्पीड को बदल दे, दिशा बदल दे, स्पीड बदल दे, रुक जाए, स्पीड बढ़ा दे, स्पीड कम कर दे, तो घोड़े के द्वारा और घुड़सवार के द्वारा तय की गई दूरी एक ही दिशा में बराबर कभी नहीं होगी, इसलिए व्यक्ति घोड़े की पीठ पर कभी नहीं गिरेगा। ठीक है? हम ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी u है वो v वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है? So if the horse changes his speed during the period when the rider is in the air, the distances covered by the rider and the horse in the horizontal direction will not be equal, and the rider will fall either behind the horse or ahead of the horse. This is all about Newton's second law and the physical independence of forces. We have seen how force can be measured using Newton's second law and what is the physical independence of forces. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.